हेलो एवरीवन, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन का जो समापन है उसकी बच्चों हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले बात अपन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करते हैं कि तीसरा जो स्टेप था वो बच्चों था इलोंगिनेशन ऑफ आरएनए, कि जो आरएनए है उस आरएनए का इलोंगिनेशन किस तरीके से होता है, आरएनए की जो लंबाई है वो बच्चों किस प्रकार से बढ़ती चली जाती है, ये हम लोग बच्चों बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे क्या होगा कि इलोंगिनेशन के समय, इलोंगिनेशन के दौरान बच्चों वहां पर सिग्मा फैक्टर तो था नहीं। होता क्या है, इलोंगिनेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज, इलोंगिनेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज के साथ नस प्रोटीन जो है, ये नस प्रोटीन जुड़ी रहती है। होता बच्चों क्या है कि साहब जब इलोंगिनेशन हो रहा था तो मैंने आपको कहा था कि साहब जब आरएनए का निर्माण शुरू होता है तो बच्चों उस टाइम पर तो सिग्मा फैक्टर अपना काम करता है। फिर बच्चों उसके बाद में क्या होगा, फिर बच्चों उसके बाद में हमने कहा था कि साहब जैसे ही, हमने कहा था कि जैसे ही ये जो यहाँ पे आरएनए का निर्माण है वो चालू हो जाता है, फिर बच्चों उसके बाद में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर वहां से निकल जाता है और इलोंगिनेशन सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज करता है। उस टाइम पर बच्चों क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर जब निकलता है तो वहां पर एक प्रोटीन जुड़ जाती है आरएनए पॉलीमरेज से, उसका बच्चों नाम होता है नस प्रोटीन, ये जुड़ी होती है। फिर जब जो अनुलेखन की इकाई है, तो जब अनुलेखन इकाई में, जब अनुलेखन इकाई के अंदर, जब अनुलेखन इकाई में टर्मिनेटर आता है, टर्मिनेटर आता है, जब अनुलेखन इकाई में टर्मिनेटर आता है तब आरएनए का निर्माण, तब आरएनए का निर्माण स्टॉप हो जाता है, तब आरएनए का निर्माण रुक जाता है। ठीक है, तो बच्चों आरएनए का निर्माण कब रुकता है, जब अनुलेखन इकाई के अंदर टर्मिनेटर आता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आरएनए पॉलीमरेज जब आरएनए पॉलीमरेज आप कह सकते हो, जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पर पहुंचता है, जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पर पहुंचता है तो उस समय अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज था बच्चों, वो आरएनए पॉलीमरेज अब आ चुका है कौन सी साइट के ऊपर, वो बच्चों आ चुका है टर्मिनेटर साइट के ऊपर। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो उस समय क्या होगा, जो नस प्रोटीन होती है, यह नस प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज से, यह नस प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाती है, यह आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाती है तथा वहां रो फैक्टर, तथा वहां पर रो फैक्टर, रो को ऐसे शो करते हैं, तथा वहां पर रो फैक्टर एटीपी की सहायता से जुड़ जाता है, एटीपी की
सहायता से जुड़ जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि अब जो टर्मिनेटर साइट है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंच चुका है, और अब इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ में नस प्रोटीन तो है नहीं, वो तो बाहर निकल गई। अब इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ में आ चुका है रो फैक्टर। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्या होगा, यह रो फैक्टर टर्मिनेटर साइट पर, टर्मिनेटर साइट पर ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। ये बच्चों क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। तो बच्चों इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, बच्चों इस प्रकार से यहां पे होगा ट्रांसक्रिप्शन का समापन। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। अब इसके बाद में क्या होगा, अब बच्चों इसके बाद में ये होगा कि जब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है तो उसके बाद में क्या होगा, अब उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर तथा आप बच्चों कह सकते हो यहां पर आरएनए मॉलिक्यूल जो बना है ये आरएनए, ये सब बच्चों क्या होते हैं, अब ये सब डीएनए से अलग हो जाते हैं, ये सब डीएनए से अलग हो जाते हैं। वह वापस डीएनए की दोनों श्रृंखला, बच्चों वापस डीएनए की दोनों श्रृंखला मिलकर कुंडलित हो जाती है। बच्चों क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। तो डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस प्रकार से बच्चों यहां पे कंडीशन बनती है ऐसे से। ऐसे से ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर जो अपने पास में आरएनए होगा बच्चों, वो आरएनए इस प्रकार से बन के अलग हो चुका है। ये आरएनए है, ये 5 डेस भाग, ये 3 डेस भाग, एंड अब बच्चों यहां पर डीएनए की दोनों श्रृंखला जो होती है, यह डीएनए की दोनों श्रृंखला वापस मिलना शुरू हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये बच्चों यहाँ पे है रो फैक्टर। तो देखो बच्चों रो फैक्टर क्या हुआ, इससे अलग हो गया, तो रो फैक्टर अलग हो गया। ठीक है, एंड ये जो आप देख रहे हो ये बच्चों कौन है, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। तो साहब आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, रो फैक्टर अलग हो गया, और जो आरएनए है वो अलग हो गया। और बच्चों अब क्या होगा, दोनों श्रृंखला वापस मिल जाती है। ये बच्चों यहाँ पे आरएनए बन जाता है। अब ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए की बच्चों बात हम यहाँ पे करेंगे कि अब क्या होगा। देखें तो अगला बच्चों पद होगा कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद की घटना, आरएनए के निर्माण के बाद में क्या होगा, वो बच्चों बात हम यहाँ पे करेंगे। देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की हम बात करेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या परिवर्तन हो गए, इसे बच्चों बोलते हैं पश्च अनुलेखनीय रूपांतरण। तो देखिए बड़े ध्यान से, होता बच्चों यहां पर ये है कि साहब ये अपने पास आरएनए बनाए हैं, ये बच्चों 5 डेज से 3 डेज ये क्या बना है, आरएनए बना है। होता बच्चों यहां पर ये है कि जो आरएनए डीएनए से बनता है, जो नया आरएनए होता है, ये जो बच्चों आरएनए होते हैं
इसे हम लोग बोलते हैं HNRNA। इसे बच्चों क्या बोलते हैं? HNRNA बोलते हैं। होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बनता है बच्चों, उस आरएनए के दो भाग होते हैं। उस आरएनए में दो भाग होते हैं। जैसे इस तरीके से मैं अगर आपको शो करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं। ये जो आप यहां पर देख रहे हो आरएनए में दो भाग है। एक तो आरएनए में होता है यहां पर एक्सोन, ठीक है, ये आप इसको बोल दो इंट्रोन, कोई दिक्कत नहीं। एक तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन होते हैं? इंट्रोन। चलो ब्लैक बनाते हैं इसको, बच्चों मैं एक्सोन बोल देता हूँ, ये एक्सोन है। एंड एक बच्चों यहाँ पे होते हैं इंट्रोन। तो ये जो आपके पास में आरएनए बना है इसमें दो भाग है, एक तो है इंट्रोन और एक बच्चों यहाँ पर क्या है? एक्सोन। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी अपने पास कंडीशन आती है बच्चों, जब भी अपने पास कंडीशन आती है तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बनता है उस बच्चों आरएनए के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो बच्चों आरएनए में होता है एक्सोन और एक बच्चों आरएनए में क्या होगा? इंट्रोन। एक्सोन जो हुआ करता है ये बच्चों होता है, आप कह सकते हो, कोडिंग भाग। मतलब ये वो भाग है जो आगे जाके कोड करेगा, जो आगे जाके प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। बच्चों डीएनए से आरएनए क्यों बना? क्योंकि आरएनए से भविष्य में प्रोटीन बनानी है। एंड जो इंट्रोन है ये बच्चों यूजलेस पार्ट है, ये यहाँ पे है नॉन कोडिंग पार्ट, अर्थात भविष्य में इससे प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता। ये बच्चों यहाँ पर क्या है? नॉन कोडिंग भाग है, ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ठीक है। इसको बच्चों बोलते हैं HNRNA। यहाँ पे HN का मतलब क्या है? ये बच्चों यहाँ पे है, आप कह सकते हो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। देखो बच्चों ये शब्द होते हैं, एक तो होता है होमोजेनस, होमो का मतलब होता है समान, और बच्चों एक यहाँ पे होता है हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या है? असमान। तो देखो बच्चों ये जो यहाँ पे आरएनए है बच्चों, ये आरएनए आप कह सकते हो हेट्रोजेनस है। ये बच्चों हेट्रोजेनस क्यों है? क्योंकि साहब यहाँ पे कुछ भाग तो कैसा है? एक्सोन है, कुछ यहाँ पे इंट्रोन है। तो इस आरएनए में सारे भाग समान नहीं है, यहाँ असमान भाग है, एक्सोन इंट्रोन यहाँ पे है। तो साहब मैं कह सकता हूँ कि ये जो आरएनए है वो HNRNA है, ये हेटेरोजेनस आरएनए है। क्यों हेट्रोजेनस क्यों है? ये बच्चों हेट्रोजेनस इसलिए है क्योंकि साहब यहाँ पे हेट्रो है, अलग अलग है, एक्सोन और इंट्रोन। या बच्चों इसको बोलते हैं आप कह सकते हो हैवी मोलिकुलर आरएनए। ये बच्चों हैवी आरएनए है, भारी है। भारी क्यों है? क्योंकि साहब यहाँ पे जो एक्सोन काम वाले भाग है वो भी है, और जो यहाँ पे बिना काम के भाग है इंट्रोन वो भी है। तो बच्चों अब क्या होगा? ये जो यहाँ पे HNRNA है जिसमें एक्सोन भी है इंट्रोन भी है, बच्चों यहाँ पर इंट्रोन को हटा देंगे, इंट्रोन को माइनस कर देते हैं, इंट्रोन को निकाल देते हैं, क्योंकि साहब इंट्रोन यूजलेस है। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे जो आपके पास आरएनए बनेगा ना तो इस प्रकार से बनेगा, 5 डेज, ये बन गया आरएनए 3 डेज। ये जो बच्चों यहाँ पे आरएनए है इसको हम लोग बोलते हैं mRNA। ये साहब यहाँ पे mRNA है, बिल्कुल सही परिपक्व आरएनए है। तो देखो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बनता है बच्चों, उस आरएनए के अंदर एक्सोन और इंट्रोन दो भाग होते हैं। एक्सोन भाग जो है बच्चों वो तो यहाँ पे यूजफुल भाग है, समझ रहे बात को। और जो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हो यूजलेस भाग है वो कौन सा है? इंट्रोन। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? इंट्रोन को निकाल देंगे, और इंट्रोन को निकाल देना इसे बच्चों बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है? आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? तो बच्चों आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि जो यूजलेस पार्ट है, जो इंट्रोन है, जो नॉन कोडिंग भाग है, जो भविष्य में प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकते, उनको वहां से हटा देना, उनको बाहर निकालना। इनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। फिर आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद क्या बन जाएगा? mRNA बन जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या है, सुनना बड़े ध्यान से। अब बच्चों इसके बाद में जो ये mRNA है बच्चों, इस mRNA में कुछ परिवर्तन हम और भी करना चाहेंगे। जैसे आरएनए स्प्लाइसिंग के साथ में इंट्रोन को बाहर निकाल दिया, एक्सोन बच गए। बच्चों अभी क्या हुआ? ये mRNA पूरा परिपक्व तैयार नहीं हुआ है तो ये mRNA, बट ये मैच्योर mRNA नहीं है। हम बच्चों इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें करते हैं कैपिंग और टेलिंग। चलो पहले कैपिंग करा देते हैं। कैपिंग, कैपिंग के अंदर क्या होता है?
कैपिंग के अंदर ये होगा कि जो 5 सिरा है, इस 5 सिरे पर 7 mg जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है कि साहब ये जो अपने पास में इस प्रकार से आरएनए है, ये देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये बच्चों यहाँ पे है 5 भाग, ये क्या है 3 भाग। तो बच्चों 5 भाग पर क्या जोड़ दिया 7 mg, ये बच्चों जोड़ दिया 5 भाग पर 7 mg का मतलब क्या होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन। ये बच्चों जोड़ देते हैं कहां पर, ये जोड़ देते हैं 5 भाग पर। तो अब जो आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद में आरएनए बच गया उसके 5 भाग पर क्या जोड़ दिया 7 mg, इसको बोलते हैं बच्चों कैपिंग। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों टेलिंग करेंगे। टेलिंग क्या होता है बच्चों 3 भाग जो है, इस 3 भाग पर 200 से 300 जो एडेनिन होते हैं वो जोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये अपने पास में आ गया आरएनए एंड यहां बच्चों क्या है 7 mg जोड़ चुके हैं। अब बच्चों यहां पर इस प्रकार से देखो एडेनिन एडेनिन बच्चों एडेनिन यहां पे आ गए, ये बच्चों पॉली एडेनिन है, मतलब बहुत सारे एडेनिन है 200 से 300 होते हैं, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर क्या है वही 5 ये बच्चों क्या है 3 और अब जो बच्चों आपके पास आरएनए बना है इसका नाम क्या है एमआरएनए। तो एमआरएनए का निर्माण कब होगा, जब आप पहले आरएनए की स्प्लाइसिंग कर दोगे, आप केपिंग कर दोगे, टेलिंग कर दोगे, तब बच्चों यहाँ पे बनता है एमआरएनए। एक बात का बच्चों ध्यान रखना, ऐसे नहीं हुआ करता है कि साहब पहले स्प्लाइसिंग होगी फिर उसके बाद आरएनए आराम करेगा फिर केपिंग होगी, ऐसा नहीं है। स्प्लाइसिंग केपिंग टेलिंग हम पढ़ते अलग अलग है ताकि हम इजीली पढ़ सके, सुविधा के लिए पढ़ सके, लेकिन बच्चों वास्तव में स्प्लाइसिंग केपिंग और टेलिंग जो है ये एक साथ होती है। इस प्रकार से जो एचएनआरएनए है उससे बच्चों क्या बन जाता है एमआरएनए यहाँ पर बन जाता है। आ रही है आपके बात सुन में, ये बच्चों यहाँ पे क्या है कंडीशन है। आगे बात करना चाहेंगे, केपिंग के लिए एक एंजाइम यहाँ पर काम आता है, 5 सिरे पर 7 mg जोड़ देगा, यहाँ पर एंजाइम काम आता है मिथाइल गुआनोसिल ट्रांसफरेज। ये बच्चों एंजाइम क्या करता है केपिंग करता है, मतलब जो 5 भाग है बच्चों वहां पर क्या करता है, वहां पर ये 5 भाग जो है बच्चों वहां पर ये mg को जोड़ता है, बच्चों वहां ये 7 mg को जोड़ता है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या होती है केपिंग होती है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों यहाँ पे जो घटना होती है वो देखी है। आगे कंडीशन देखें बच्चों, ये जो आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, ये जो बच्चों यहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग होती है बच्चों, इसमें एक प्रोटीन भी काम आती है। क्या आती है, प्रोटीन काम आती है। इसकी बच्चों बात यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हाँ बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है बच्चों, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये बच्चों यहाँ पर ऐसी प्रोटीन है जिसका बच्चों काम क्या है, जिसका बच्चों काम है आरएनए की स्प्लाइसिंग करना। बात समझ रहे हैं, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं SNRNP, या बच्चों इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में SNURP। ये बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका बच्चों काम क्या है, इसका बच्चों काम है, आप पूरा बोर्ड देखो बच्चों, इसका काम क्या है, इसका काम है स्प्लाइसिंग करना। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। फिर बच्चों एक बात अपन यहाँ पे और करना चाहेंगे, एक बच्चों बात है अपन यहाँ करना चाहेंगे स्प्लियोसोम के बारे में। स्प्लियोसोम क्या है बच्चों, बात करते हैं। स्प्लियोसोम बेसिकली जो है इसका बच्चों कार्य है आरएनए को काटना, जैसे अपन यहाँ पे कह सकते हैं। हाँ जी, तो देखो बच्चों हम कह सकते हैं, एक तो यहाँ पे है स्मॉल न्यूक्लियर
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं SNRNP। ये SNRNP, ये जो बच्चों प्रोटीन है वो आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए सहायता करती है। बात समझ रहे हैं? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ये बच्चों आरएनए स्प्लाइसिंग में सहायता करती है, ये इसके अंदर हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप कंडीशन देखो तो हम कह सकते हैं, एक बच्चों नाम यहाँ पे होता है स्प्लियोसोम। स्प्लियोसोम बच्चों, स्प्लियोसोम क्या है? ये बच्चों प्रोटीन का यहाँ पे समूह है। जिस तरीके से बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो स्प्लाइसिंग होती है, जिस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लियोसोम, स्प्लाइसिंग है ना, तो स्प्लियोसोम। स्प्लाइसिंग जो होती है, उस स्प्लाइसिंग के अंदर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन काम आती है, और इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी अनेक प्रोटीन का समूह काम आता है, जिनको बच्चों क्या बोलते हैं, स्प्लियोसोम बोलते हैं। बच्चों याद रखना, ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये बच्चों प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, आप कह सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर हुआ करती है, अगर आप कंडीशन देखो। और ये बच्चों एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आरएनए बनता है वो ऑलरेडी एमआरएनए होता है, उसमें इंट्रोन नहीं होते, उसमें सारे भाई एक्सोन ही होते हैं। तो बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं, अब एक बार बच्चों मैं सारी बात को एक साथ कर लेता हूं, सुनना बड़े ध्यान से। हम बच्चों बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुका, ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुका, वो तो बच्चों कोई मुद्दा नहीं है। हम बात यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आरएनए बन गया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बना है बच्चों, यह आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में बना है, अपन कह सकते हैं कि साहब ये आरएनए भारी आणविक आरएनए है, ये आरएनए भारी होता है, ये विषम प्रकार का आरएनए है। ये विषम प्रकार का क्यों है, ये भारी क्यों है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बनता है, उस आरएनए में दो प्रकार के भाग है। आरएनए में एक भाग तो वो है, या मैं यूं कहूं कि एक प्रकार के भाग तो वो है जो आगे जाके काम आने वाले हैं, जिनसे आगे जाकर प्रोटीन का निर्माण होने वाला है, उसे कहा जाता है आप कह सकते हो एक्सोन। ये कोडिंग भाग है, ये आगे जाके कोड करते हैं प्रोटीन निर्माण को। और इस आरएनए में कुछ भाग वो होते हैं जो नॉन कोडिंग है, जो आगे जाके किसी प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे। ये बच्चों यहाँ पे नॉन कोडिंग भाग है, ये यूजलेस है। जबकि जो एक्सोन भाग है ये बच्चों यहाँ पर क्या है, यूजफुल पार्ट है। बात समझ रहे हो? फिर अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये जो बनने वाला आरएनए है इसको बोलते हैं HNRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, या इसको बोलते हैं हेवी मॉलिक्यूलर आरएनए। सबसे पहले क्या होगा, इस आरएनए के अंदर जो यूजलेस पार्ट है, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, जो इंट्रोन है, उन सब को बाहर निकाल देते हैं। इंट्रॉन्स को बाहर निकालना, यूजलेस पार्ट को बाहर निकालना, ये बच्चों यहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाती है। ये आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाती है। आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन काम आती है, इसको बोलते हैं SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये प्रोटीन इसमें काम आती है। और इसके अलावा आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए एक विशेष प्रकार की जटिल प्रोटीन काम आती है। जटिल प्रोटीन का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है कि ये विशेष प्रकार की यहाँ पे जटिल प्रोटीन है। ये विशेष प्रकार की जटिल प्रोटीन का मतलब है कि साहब ये अनेकों प्रोटीन का समूह है, अनेक प्रोटीन मिलकर एक जटिल प्रोटीन बनाती है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, स्प्लियोसोम। स्प्लियोसोम क्या करता है, स्प्लियोसोम ये करता है कि इस आरएनए को काटता है, ये आरएनए को कट करता है। क्या करता है बच्चों, कट करता है। कट करने के बाद में जो यहाँ पे ऐसे बच्चों कट कर दिया, यहां कट लगा दिया, यहां 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 लगा दिया।
अब कट करने के बाद जो बच्चों यहाँ पे इंट्रॉन इंट्रॉन से उसको निकाल देगा, फिर एक्सोन को वापस जोड़ देगा। आरएनए को कट लगाता है, वह एक्सोन्स को वापस जोड़ देता है, एक्सोन को वापस जोड़ देगा। ये बच्चों यहाँ पर सीन है। तो इस प्रकार से बच्चों आरएनए को काटना और काम वाले आरएनए मतलब जो एक्सोन आरएनए है उनको बच्चों वापस जोड़ना, ये काम किसका है? ये काम बच्चों यहाँ पे है आपके, आप कह सकते हो ये बच्चों काम यहाँ पर है इसका, स्प्लियोसोम का। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि साहब स्प्लाइसिंग के बाद में केपिंग और टेलिंग होती है। केपिंग का मतलब क्या है? इंट्रॉन को निकालने के बाद में ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, इस आरएनए के अंदर आप कह सकते हो 5 सिरे पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन को जोड़ना, इसको केपिंग बोलते हैं। और केपिंग के लिए जो एंजाइम काम आता है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्वानोसिल ट्रांसफरेज। ये लो बच्चों देखो 5 भाग पर 7 mg आ गया। अब टेलिंग करेंगे। टेलिंग में क्या होगा? 3 भाग पर 200 से 300, 3 भाग पर 200 से 300 एडेनिन को जोड़ देते हैं, इसे बच्चों बोलते हैं टेलिंग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद के जो इवेंट है वो बच्चों ये है। कंडीशन देख रहे हो? अब बच्चों इसके बाद में क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद बच्चों यहाँ पर ये होगा कि जो डीएनए है उससे आरएनए बन चुका है, उससे बच्चों आरएनए बन चुका है, और ये जो आरएनए है वो है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ऐसे ही बच्चों जैसे कोशिका को आवश्यकता होती है वैसे बच्चों आरएनए बन जाते हैं। देखिए, अब जो आरएनए है वो बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पता है आपको, आरएनए जो है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला मान लेता हूं मैं, नंबर 1 आरएनए। इसका पूरा नाम होता है, अपने को पता है, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा बच्चों यहां पे होता है एमआरएनए, इसे कहा जाता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। तीसरा बच्चों यहां पे होता है टीआरएनए, टीआरएनए। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये है ट्रांसफर आरएनए, बोले तो टीआरएनए। अब बच्चों टीआरएनए की संरचना क्या है पढ़ाऊंगा मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेकंड के अंदर। अभी आप इतना देखो, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। अगर आपको आरएनए का निर्माण करना है तो ये बनता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो इससे बनाता है। एमआरएनए जो है ये बनता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा, और जो टीआरएनए है ये बच्चों बनता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। ये बच्चों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बच्चों आपको याद करना है। ये बच्चों सबको याद ही करना पड़ता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो बच्चों क्या बनाता है, वो आपके पास में यहाँ पे टीआरएनए बनाता है। ये कंडीशन है। आगे चर्चा करें। हाँ जी प्यारे बच्चों, आगे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार से 3 प्रकार के आरएनए बन जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। ओके ठीक है बच्चों, ये अपने पास यहाँ कंडीशन है। अब इसके बाद में आगे बात करेंगे। ये अपना यहाँ पे हो गया ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। अब जो आरएनए बच्चों होता है, इस आरएनए में क्या होते हैं, कोडोन पाए जाते हैं एमआरएनए के अंदर। देखिए हाँ जी,
तो आगे अपना जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक बच्चों अपने पास में होगा जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन बोले तो आनुवांशिक कूट, आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोडोन। हाँ जी, देखो बच्चों, जेनेटिक कोडोन जो होता है, आनुवांशिक कूट यहाँ पर जो हुआ करता है, उसकी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि आनुवांशिक कूट जो है वो क्या है, जेनेटिक कोडोन यहाँ पर क्या है। तो हम कह सकते हैं कि साहब जेनेटिक कोडोन जो है बच्चों, सबसे पहले इसकी खोज की थी, अगर आप डिस्कवरी की बात करो तो डिस्कवर्ड बाई निरेनबर्ग एंड मेथाई। बच्चों निरेनबर्ग और मेथाई यहाँ पर दो साइंटिस्ट है बच्चों। सबसे पहले इसने क्या की थी, इसकी खोज की थी मेथाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, जेनेटिक कोडोन जो है, ये जेनेटिक कोडोन नाम सबसे पहले किसने दिया, तो गैमो। हम कह सकते हैं टर्म वॉज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। इसने बच्चों नाम दिया था जेनेटिक कोडोन। आगे चर्चा करें बच्चों, जेनेटिक कोडोन बेसिकली है क्या, ये हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे जो एमआरएनए है बच्चों, एमआरएनए इस प्रकार से होता है। सपोज ये बच्चों यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे है एमआरएनए, और इस एमआरएनए में पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जो न्यूक्लियोटाइड है बच्चों उसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से मान लो यहाँ पे आ गया, ये जो आप देख रहे हो ये बच्चों यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन क्षार का क्रम है। ये मान लो ए यू जी सी टी, टी नहीं, आरएनए में टी नहीं आता, यू आता है, यू ए जी जी सी सी ए यू जी मान लो। तो देखो बच्चों, एमआरएनए है, और बच्चों एमआरएनए में ये है नाइट्रोजन क्षार, ए यू जी, ये सब क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। और ये जो नाइट्रोजन क्षार है वो देखो बच्चों किसी न किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर है, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, ये बच्चों यहाँ पे हो गया, मान लो आपका एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये यूरेसिल वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो बच्चों यहाँ पे हो गया एडेनिलिक एसिड, ये यूरेडिनिक एसिड, एक बच्चों क्या है, ये गोनालिक एसिड है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो एमआरएनए होता है, उस एमआरएनए में नाइट्रोजन क्षार का जो विशिष्ट क्रम है, का विशिष्ट क्रम जो है, यह जेनेटिक कोडोन कहलाता है। तो बच्चों जेनेटिक कोडोन क्या होता है, एमआरएनए में नाइट्रोजन क्षार का विशिष्ट क्रम जो है, एमआरएनए में नाइट्रोजन क्षार का विशिष्ट क्रम जेनेटिक कोडोन कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों जेनेटिक कोडोन है वो बेसिकली क्या है, ये है नाइट्रोजन क्षार का विशिष्ट क्रम। जेनेटिक कोडोन क्या है, ये बच्चों नाइट्रोजन क्षार का आप कह सकते हो विशिष्ट क्रम है। कौन, जेनेटिक कोडोन। आगे बात करना चाहेंगे, ये जो बच्चों यहां पर जेनेटिक कोडोन होते हैं, इन जेनेटिक कोडोन के द्वारा जो एमिनो एसिड है, इन एमिनो एसिड को कोड किया जाता है। जेनेटिक कोडोन के द्वारा एमिनो एसिड को कोड किया जाता है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखा है ए यू जी, है ना, जी यू ए सी यू ए यू ए सी, कुछ ही मान लो। तो बच्चों जेनेटिक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षार से बनता है, 3 नाइट्रोजन क्षार, 3 नाइट्रोजन क्षार, 3 नाइट्रोजन क्षार से बनता है ए कोडोन। अब मान लो बच्चों एयूजी है, एयूजी जो है, ये एयूजी दर्शाता है मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को। तो मान लो बच्चों यहाँ पे आ गया मेथियोनिन,
ठीक है। ऐसे मान लो बच्चों को नया अमीनो अम्ल है ABC, तो देखो बच्चों अमीनो अम्लों का क्रम क्या होगा, ये शो होता है जेनेटिक कोडोन से। जो mRNA है उस mRNA के अंदर जेनेटिक कोडोन पाए जाते हैं। बच्चों mRNA में कौन होते हैं, जेनेटिक कोडोन होते हैं। और जेनेटिक कोडोन जो है ये कोडोन अमीनो अम्लों को दर्शाते हैं। अगर मान लो बच्चों कोडोन आगे पीछे हो गए, ये जो GUA है ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पर A आ गया, यहाँ पे M आ गया, तो हम कह सकते हैं जेनेटिक कोडोन का जो क्रम होगा वही क्रम किसका होगा, जेनेटिक कोडोन का जो क्रम होगा वही क्रम होगा अमीनो अम्लों का। और बच्चों ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रोटीन विषम बहुलक है, प्रोटीन का प्रकार कौन सा होगा, प्रोटीन का प्रकार कौन सा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अमीनो अम्लों का क्रम क्या है। प्यारे बच्चों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अमीनो अम्लों का क्रम क्या है ये प्रोटीन के प्रकार को बताता है। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जेनेटिक कोडोन है एक विशेष प्रकार का जेनेटिक कोडोन, एक विशेष प्रकार का जेनेटिक कोडोन विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल को बताता है। और बच्चों जो यहाँ पे कोडोन की सीक्वेंस होगी बच्चों वो सीक्वेंस किसकी होगी, एमिनो एसिड की होगी। और बच्चों वो सीक्वेंस किसका होगा, प्रोटीन का होगा। तो मैं कह सकता हूं जेनेटिक कोडोन के द्वारा एमिनो एसिड को कोड किया जाता है तथा एमिनो एसिड की सीक्वेंस के आधार पर, एमिनो एसिड की सीक्वेंस के आधार पर प्रोटीन के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। जिस क्रम में कोडोन लगे होते हैं उस क्रम में अमीनो अम्ल लगे होते हैं और बच्चों उसी से प्रोटीन का निर्धारण होता है। अब जो बच्चों यहाँ पे आनुवांशिक कोड है, जो बच्चों यहाँ पे जेनेटिक कोडोन है, इनकी विशेषता क्या है, आइए करते हैं बच्चों इसके बारे में चर्चा। देखिए बात करते हैं अपन कोडोन की विशेषताएं। और जो बच्चों कोडोन की विशेषताएं है वहां सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। कोडोन की विशेषता में पहली विशेषता बच्चों बात करते हैं ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड इसे बच्चों बोलते हैं ट्रिक कूट। कि साहब कूट जो है वो त्रिक होते हैं। इस बात का मतलब बच्चों मेरा यहां पर यह है कि साहब जेनेटिक कोड जो है यह जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षारों का क्रम है। ठीक है बच्चों, जेनेटिक कोडोन जो है वो 3 नाइट्रोजन क्षार का क्रम है। जैसे AUG, CUU, AUU, GUG। तो देखो बच्चों ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब बच्चों यहां पर जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोडोन है। और ये जो बच्चों यहाँ पे जेनेटिक कोड देख रहे हो ये कैसे होते हैं, ये बच्चों ट्रिपलेट के रूप में होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि साहब 3 नाइट्रोजन क्षार के मिलने से जेनेटिक कोडोन बनता है। अर्थात जो जेनेटिक कोडोन है वो बच्चों कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहाँ पे सीन है। अब जेनेटिक कोडोन ट्रिपलेट है तभी तो बच्चों पार पड़ेगी। जैसे कुल एमिनो एसिड कितने हैं बच्चों, एमिनो एसिड्स जो है वो होते हैं 20। तो अगर इफ कोडोन्स आर सिंगलेट, अगर बच्चों कोडोन जो है वो सिंगलेट होते हैं तो आप कह सकते हो कि साहब 4 कोडोन होते हैं। अगर मान लो बच्चों कोडोन सिंगलेट है तो बच्चों नाइट्रोजन बेस तो 4 ही होते हैं, एक तो एडेनिन, एक यूरेसिल, एक साइटोसिन और एक ग्वानिन। तो 4 तो बच्चों क्या होगा, 4 का स्क्वायर 1, अर्थात 4 ही प्रकार के कोडोन बनते हैं।
और 4 कोडोन जो है वो 20 अमीनो अम्ल नहीं बना सकते। अगर बच्चों कोडोन जो है वो डबलेट होते हैं, इफ कोडोन्स आर डबलेट, तो अगर ये डबलेट होते हैं तो 4 गुणा 4 बच्चों 16 कोडोन ही बनते, और 16 कोडोन जो है वो 20 का निर्माण नहीं कर सकते। और अगर बच्चों ट्रिपलेट होते हैं, इफ कोडोन्स आर ट्रिपलेट, तो बच्चों उस केस में क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 तो 16 चौक 64, अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर कि बच्चों 64 प्रकार के कोडोन होते हैं, और बच्चों 64 कोडोन जो है वो 20 को संतुष्ट कर सकते हैं। 4 20 को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, 16 नहीं कर सकते, लेकिन जो 64 कोडोन है वो बच्चों 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये भी तो हो सकता है कि एक कोडोन एक का निर्माण करता है, 2 कोडोन भी एक का निर्माण करे। बच्चों वही बात है, एक बच्चा 2 क्लास में नहीं हो सकता, या तो बच्चा 12वीं क्लास में होगा या बच्चा 11वीं क्लास में होगा। लेकिन बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं एक बच्चा 2 क्लास में नहीं होगा, परंतु एक क्लास के सभी बच्चे, परंतु 2 बच्चे एक क्लास में हो सकते हैं। जैसे मान लो राम श्याम है, तो राम 11वीं में हो सकता है, श्याम भी 11वीं में हो सकता है, राम 11वीं में, श्याम 12वीं में हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक बच्चा 2 क्लास में है, ना ना, राम या तो 11वीं में होगा या 12वीं में होगा। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों कोडोन जो है वो 64 होते हैं, और एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को ही बताता है। यह भी हो सकता है कि 4 कोडोन भी एक को बताए, फिर एक बच्चा एक क्लास को बताएगा। राम 11वीं में हो सकता है, राम 12वीं में ही हो सकता है, ये नहीं कि राम 11वीं में भी है राम 12वीं में भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक क्लास के सभी बच्चे जो है वो एक क्लास में हो सकते हैं। 50 बच्चे 11वीं क्लास में है, यह संभव है, लेकिन एक बच्चा 50 क्लास में है, यह संभव नहीं है। उस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि कुल मिला के कोडोन 64 होते हैं, और ये 64 कोडोन 20 अमीनो अम्ल को बता सकते हैं। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। चलिए बच्चों बाकी बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।